हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद एडिटोरियल में आपका स्वागत है। आज है 18 मई 2021। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से एडिटोरियल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो दैनिक जागरण हो या द हिंदू या फिर जनसत्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 18 मई 2021। तो आज हम जो द हिंदू में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि आज हमारा जो आर्टिकल्स हैं द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये आर्टिकल्स यहाँ पे साइड में दिया गया है ये 124A से रिलेटेड है, अर्थात जो हम लोग पढ़ते हैं ना, राजद्रोह से संबंधित जो धारा है उससे रिलेटेड। करंट का है, आपसे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, प्रीलिम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 124A जो धारा है वो क्या है, उसके संदर्भ में क्या प्रोविज़न है और हिस्ट्री में कौन कौन से लीडर्स को 124A के अंतर्गत जेल में डाला गया था। क्लियर? तो हम वहाँ पे आपको कवर करा देंगे। दूसरा है हमारा आर्टिकल काउंटिंग द कोविड टोल इन इंडिया। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ डाटा दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि इंडिया में जो कोविड-19 के केसेस हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें आप पता है। फिर बात आती है अवॉइडिंग ब्रेकडाउन। यहाँ पे एक तरीके से ये बताया गया है कि कैसे जीएसटी काउंसिल है उसको वर्क करना चाहिए। हालांकि ये एक तरीके से करंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, हमारे लिए इतने उपयोगी नहीं हैं क्योंकि ये डाटा हमेशा चेंज होता रहता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा वो है द बाइडेन पुशअप, यानी कि इस समय जो यूएसए की जो पॉलिसीज़ है खासतौर पर अफ़गानिस्तान के प्रति, तो उस अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद वेस्ट एशिया की जो डिप्लोमेसी है वो कैसी शेप अपना ग्रहण करेगी, इन चीज़ों को यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो हम इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ें। इससे पहले आप में से जो बच्चे जिनको ये ना पता हो कि आखिरकार वेस्ट एशिया का मतलब क्या होता है, तो हम उसे अपने मैप में एक बार दिखा देते हैं और जब आप देख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि हमने PDF में आपके साथ शेयर कर दिया है, बट यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो रसिया का पोर्शन होता है इसे हम नॉर्थ एशिया का रीजन कहते हैं। क्लियर? ये यूरोप का रीजन है, आपको अच्छे से पता है। ये सेंट्रल एशिया कहलाता है और यहाँ पे ये जो ईरान इराक कंट्री हैं, खासतौर पर सऊदी अरब, ईरान, इराक, UAE, ये सब के सब वेस्ट एशिया के पार्ट में आते हैं। इंडिया जो हमारा आता है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, ये सब साउथ एशिया में आते हैं। और इसके बाद जो इंडोनेशिया के रीजन के कंट्री हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना हो या मंगोलिया हो ये ईस्ट एशिया कंट्री। तो आप एक तरीके से मोटे तौर पर देख लिए कि नॉर्थ एशिया क्या है, सेंट्रल एशिया क्या है, वेस्ट एशिया क्या है, ये सारी चीज़ें देख ली। तो अब हम जूम करके एक बार देख लेते हैं वास्तव में जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, या साउथ ईस्ट एशिया कह रहा हूँ, वेस्ट एशिया है, वो क्या है। तो आप ये देखिए, ये मैप एक तरीके से आपको वेस्ट एशिया को शो करता है, जिसमें आपको जॉर्डन मिल जाएगा, सऊदी अरब, इराक, ईरान, यमन, ओमान, UAE, बहरीन, कतर और आपका यहाँ पे इजिप्ट। क्लियर? और यहाँ पे आपको एक और क्षेत्र मिलेगा ऊपर जिसको हम नाम देते हैं टर्की। ये सब के सब आते हैं वेस्ट एशिया कंट्री के रीजन में। इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पे अभी हाल में क्या हुआ है कि जो बाइडेन ने डिसाइड किया कि हम अफ़गानिस्तान से अपनी सभी ट्रूप्स को वापस ले जाएंगे। तो प्रश्न ये उठा कि ठीक है, आप अफ़गानिस्तान से अपनी ट्रूप्स को वापस ले जाइए, बट उन अफ़गानिस्तान की ट्रूप्स को वापस ले जाने के बाद जो बाइडेन प्रशासन ने ये भी कहा कि अब हम वेस्ट एशिया में उतना इंटरफेयर नहीं करेंगे जितना हम पहले करते थे। ठीक है? साथ ही जो बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप के समय से चली आ रही जो पॉलिसी थी, अर्थात जो ईरान के प्रति, जो सऊदी अरब के प्रति पॉलिसी थी, उसको पूरी तरीके से रिवाइव किया। अर्थात उन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को एक तरीके से समझौते के तहत अपनाने की कोशिश की और साथ ही उन्होंने सऊदी अरब पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए सेंसेक्स भी लगाया। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में क्या होता था कि सऊदी अरब के साथ इनके रिश्ते काफ़ी अच्छे थे और ईरान के साथ रिश्ते खराब थे। तो ऐसी स्थिति में ये उत्पन्न निर्वात हो गया कि अब वेस्ट एशिया को किसके हाल पर छोड़ा जाए, क्योंकि जब यूएसए चला जाएगा तो वेस्ट एशिया में ऑलरेडी कई सारी टसल्स रहती है, चाहे सऊदी अरब की ईरान के साथ में हो, चाहे इजिप्ट की टर्की के साथ में हो, या फिर सऊदी अरब की आप तुर्की के टर्की के साथ में, मतलब ये सबके साथ एक दूसरे से टसल्स वहाँ बनी रहती हैं। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए,
प्रश्न आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि आप हमें ये बताइए वेस्ट एशिया की डिप्लोमेसी इस समय कैसा शेप ग्रहण कर रही। प्रश्न आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि इस वेस्ट एशिया की डिप्लोमेसी में इंडिया क्या रोल अपना शेप कर सकता है। तो इंडिया के रोल पे क्वेश्चन आएगा। तो लेकिन इंडिया के रोल पे क्वेश्चन आए इससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि वास्तव में वेस्ट एशिया में चल क्या रहा है, या वेस्ट एशिया का जो प्रशासन है वो इस समय से कैसे एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट कर चुका है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सऊदी अरब है, ठीक है, उसकी टसल किससे चलती है? ईरान के साथ में। क्यों चलती है? क्योंकि ये शिया सुन्नी का मामला है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यमन है, यमन में जो हौथी रिबल है उसको कौन प्रमोट करता है? ईरान के द्वारा। ऐसा ही सीरिया में कई सारे जो इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं उनको पैसा दिया जाता है ईरान के द्वारा, और ये सारी चीज़ें सऊदी अरब को पसंद नहीं थी और इस कारण काफ़ी ज़्यादा पैसा सऊदी अरब का लग चुका है, ख़ास तौर पर इस प्रोटेक्शन से अपने आप को बचाने के लिए। और आप देखेंगे कि यमन में अभी भी सिविल वॉर की स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो ये डिसाइड हुआ आखिरकार 2016 के बाद से तो रिश्ते ही पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए थे यमन ईरान के साथ में सऊदी अरब के, लेकिन अब ईरान ने फिर से बातचीत की टेबल पर आने की कोशिश की है सऊदी अरब के साथ में, और ये कहा है कि हम लोग आपस में बातचीत करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे ये जो आगे भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम है वो ना हो सके। और यही चीज़ हो रहा है इस समय इजिप्ट के साथ में और टर्की के साथ में। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, वो एक तरीके से चाहते हैं कि जो मुगल उस समय का ऑटोमन साम्राज्य होता था, ऑटोमन साम्राज्य की जो ग्लोरी होती थी वो फिर से री इमर्ज कर दी जाए, और इसी चीज़ से नाराज़ रहता है सऊदी अरब और इजिप्ट। क्यों? क्योंकि इजिप्ट में क्या है कि इस समय सेना का शासन है। हालांकि पहले वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी होती थी जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं, वो केवल ये मानती है कि मुसलमान ही उसके देश के सर्वे सर्वा हैं, यानी कि वो धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर नहीं है। तो इजिप्ट क्या करता है, टर्की क्या करता है, क्योंकि टर्की क्या है, एक तरीके से मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम लोगों को प्रमोट करने की बात करता है, इस्लाम को प्रमोट करने की बात करता है। तो टर्की इस मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन करता है। इससे इजिप्ट की जो सेकुलर पार्टी है वो टर्की से नाराज़ रहती है। हालांकि अभी तो वहाँ पे सेना का शासन है। तो इन चीज़ों में भी अब रिश्तों को दूर जो गर्माहट थी उसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि एक काम करते हैं, हम लोग आपस में मिलकर बैठकर बातचीत करते हैं। टर्की से लोग बात इसलिए भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि टर्की ये मानता है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं और तुम सब हमारे अधीन हो। ये सारी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन वही है कि अब जब ये देखा जा रहा है कि यूएसए हमारे यहाँ से जा रहा है और यूएसए किसी भी प्रकार का कोई रोल प्ले करेगा नहीं, तो इस जो एनर्जी का पूरा फील्ड है जहाँ पे पूरे विश्व की एनर्जी की निर्भरता है, तो इसको क्यों ना शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए। यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी, बस इतना दिमाग में रखना है कि अच्छा हाँ, यहाँ पे टर्की की इसके साथ राइवलरी होती थी, ईरान की इसके साथ राइवलरी थी, इसने ऐसे सॉल्व किया। बस इम्पोर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो ये आएगा कि इंडिया की इसमें क्या भूमिका है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्हीं कंट्रीज़ में है। मतलब आपने देखा होगा सऊदी अरब की बात हो या ईरान में चाबहार पोर्ट की बात हो, ठीक है, या फिर यमन की बात हो, इन सब में क्या है, इंडिया अपना काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। साथ ही इंडिया की जो एनर्जी की ज़रूरतें हैं वो वेस्ट एशिया से फुलफ़िल होती हैं। लेकिन अब यूएसए अफ़गानिस्तान से चला जाएगा तो इंडिया को ये लगता है कि उसको तालिबान के साथ में रिश्ते कैसे इम्प्रूव करने हैं, जो कि इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। हालांकि इंडिया करेगा, हमारे डिप्लोमेट्स इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। तो वही यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं कि इंडिया और जो जापान, क्योंकि ये लाइक माइंडेड कंट्री हैं, इनका यहाँ पे सबसे ज़्यादा हित रहता है, एनर्जी के यहाँ पे इनके सोर्सेस हैं, तो ये लोग एक तरीके से इन वेस्ट एशिया के डिस्प्यूट में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सऊदी अरब है वो इंडिया का एलाइन है,
ईरान जो है वो भी इंडिया का अलाइन है और दोनों के मध्य टसल है, तो इंडिया इसमें समझौता बन सकता है। ठीक है, इजिप्ट के साथ इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं, हालांकि टर्की के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, क्योंकि टर्की हमेशा कश्मीर के समर्थन में बात करता है। और आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में जो इजराइल और पैलेस्टीन के मध्य जो इशू चल रहा है उसमें पैलेस्टीन का समर्थन एर्दोगन के द्वारा किया जा रहा। आप समझ सकते हो क्यों? क्योंकि वो हमेशा मुस्लिम ब्रदरहुड के अगुआ बन रहे हैं। जैसे आप मोहम्मद अली जिन्ना को देखते थे कि वो हमेशा क्या कहते थे कि हम ही मुस्लिम के सर्वेश शर्मा हैं। जैसे वर्तमान में इंडिया में अशवुद्दीन ओवैसी साहब, वो क्या कहते हैं कि हम ही मुसलमानों की एक पार्टी के रूप में नेतृत्व करते हैं, यानी कि सेकुलर उनका आइडिया नहीं है। ये बातें हमने यहाँ पे पढ़ी और यही चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? उम्मीद है आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे जो सेकेंड पेज में आर्टिकल है वो यही है कि जो इस समय कोविड-19 के टाइम पीरियड पे जो मजदूर अपने घरों से बाहर जा रहे हैं या वो एक स्थान से दूसरे स्थान को छोड़कर अपने वापस घर जा रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। और इस सिचुएशन ने तो एक तरीके से लोगों का जो राइट ऑफ लाइफ का इशू है या जो उनका फंडामेंटल राइट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, और सरकार को इस चीज़ में आगे आना चाहिए। खासतौर पर आरबीआई को इसमें आना चाहिए। खासतौर पर सरकार एक तरीके से इन लोगों को फंड प्रोवाइड कराए, इनको मासिक किस्त दे। ठीक है, जैसा आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत क्या है कि किसानों को 2-2 हज़ार रुपये 4-4 महीने के रूप में किस्त मिलती है। तो उसी तरीके से इसमें राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि जिन मजदूरों का रोजगार छिन गया है कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पीरियड पे, उसके लिए सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए और सरकार को इनके अकाउंट में कैश को ट्रांसफ़र करना चाहिए। ये बात अलग है कि इसमें सेंट्रल का और स्टेट का थोड़ा बहुत पैसा लॉस होगा, बट इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर सकेगी। क्लियर? इससे ज़्यादा यहाँ पे बताया नहीं गया, इतनी बातें आपको पता हैं। फिर अगला आर्टिकल हमारा इसमें है वॉक द टॉक ऑन ट्रिप्स वाइवर। ट्रिप्स वास्तव में क्या है? देखिए, ट्रिप्स एक समझौता है जो कि WTO के अंतर्गत आता है। इसमें वास्तव में क्या होता है कि पेटेंट राइट की बात की जाती है। अब आपके दिमाग में आया होगा साहब पेटेंट क्या होता है? सिंपल सा मैं आपको बात बताऊं, 3 तरीके के राइट होते हैं। एक होता है कॉपीराइट, एक होता है पेटेंट और एक होता है ट्रेडमार्क। क्लियर? ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है कि बिजनेस का कोई लोगो, जैसे आप हमें देखते हैं, हमारा श्री IAS एकेडमी का आप ये लोगो देख रहे हैं, ठीक है, ये है हमारा ट्रेडमार्क। क्लियर? कॉपीराइट का मतलब क्या हुआ? कॉपीराइट का मतलब जैसे ये हिंदू का न्यूज़पेपर है तो इसको हम कॉपीराइट कर रहे हैं, हालांकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ करेक्शन नहीं किया। जैसे ये द हिंदू जो लिखा है, अगर हम यहाँ पे डाल दें श्री IAS थर्सडे मई 18, 2021, तो ये हमारा कॉपीराइट हो जाएगा। हमने इसको कॉपी नहीं किया, हमने इसी का नाम ही रहने दिया। ये होता है कॉपीराइट, यानी कि किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई किताब को आप अपनी किताब बना लें, ठीक, वो हो गया कॉपीराइट। फिर हमने एक क्या पढ़ा यहाँ पे, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। पेटेंट जो होता है ये वस्तुओं के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई रिसर्च की, मान लीजिए आपने कोवैक्सीन बनाई, ठीक है, या फिर एक तरीके से आपने कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है, वो होता है पेटेंट। मान लीजिए आपने कोई एक ऐसी डिवाइस बना दी जो हार्ट्स की डिजीज़ के लिए काफ़ी अच्छी है, वो होता है पेटेंट। और पेटेंट ये जितने राइट होते हैं ये लगभग 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष ऐसे सबको मिलते हैं। तो इसका मतलब आप ये समझ गए। अब पेटेंट राइट का WTO से क्या संबंध है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी को पेटेंट मिल गया है, ठीक है, कि वो इस दवा को अकेले ही बना सकता है, कोई अन्य इसकी डुप्लीकेसी नहीं कर सकता, तो WTO में अगर उसने अपने आप को किया तो इसका मतलब है पूरे विश्व में उसकी फार्मूले की दवा को कोई और नहीं बना सकता। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या यही आ रही है कोवैक्सीन को लेकर। आपने कई बार सुना होगा कि इस समय जो जाइडस हैं, ठीक है, या सिप्ला कंपनी है या मॉडर्ना है, वो सब, या फाइज़र हैं, उनको लेकर ये पेटेंट का इशू बना हुआ है। तो यहाँ पे बात ये राइटर कहना चाह रहे हैं कि इंडिया जो ये कह रहा है फाइजर को या मॉडर्ना को कि आप अपना जो पेटेंट राइट है उसको वेव ऑफ कर दीजिए, तो यहाँ पे राइटर ये बताना चाहते हैं कि इंडिया उनसे कहे ना, बल्कि पहले खुद ही अपने यहाँ की कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पेटेंट को वे ऑफ कर दे और कंपलसरी कर दे लाइसेंसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे वही बातें दी गई हैं, एक कंपलसरी लाइसेंस का और दूसरा क्या है,
एक तरीके का वॉलेंट्री लाइसेंस। कंपलसरी लाइसेंस का मतलब ये है कि सरकार, मान लीजिए सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है कोविशील्ड, तो सरकार ने क्या किया कि इसका अधिकार लाइसेंस दे दिया, किसे बताइए, सिप्ला को, ठीक है, या जायडस को, और इनसे कहा कि आप लोग बनाइए, हम देख लेंगे पेटेंट से संबंधित। यानी कि सरकार संरक्षण के रूप में आ गई सीरम इंस्टीट्यूट, इनके सिप्ला के और आपका जायडस के, क्लियर, और इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने इन दोनों को दे दिया कि ठीक है आप हमारा फार्मूला ले लीजिए और आप इसको बनाइए, ये हो गया वॉलेंट्री। तो यहाँ पे यही इशू बताया गया है कि सरकार को पहले खुद की कंपनियों को एक तरीके से कहना चाहिए कि आप अपने पेटेंट के राइट को वे ऑफ करो, तब हम मॉडर्ना और फाइजर के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। और जब हम मॉडर्ना और फाइजर के ऊपर प्रेशर बनाएंगे तो इससे जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो रुका रुका चल रहा है, या जो वैक्सीनेशन की जो शॉर्टेज है वो फुलफिल हो सकेगी। और साथ ही एक तरीके से हम जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पैसे की काफ़ी दिक्कत है, उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इससे इंडिया की जो वैक्सीन की डिप्लोमेसी है वो भी फुलफिल हो सकेगी और हम चाइना को इस तरीके से काउंटर भी कर सकेंगे। ऑलरेडी आपने कल हमारे साथ एक आर्टिकल पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था इंडिया चाइना रिलेशन में कि किस तरीके से वैक्सीन डिप्लोमेसी इंडिया कर सकता है, जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है। तो आप इसको वहाँ से भी लिंक कर सकते हैं, हालांकि हमने वहाँ पे बता दिया था आपको, क्लियर। यही बातें यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, बाकी आपको यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर बाकी यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट है नहीं। अब हम देख लेते हैं हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो है हमारा किससे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार एग्रीकल्चर में निर्यात की चुनौतियाँ कौन सी हैं। तो आपको जानकर खुशी होनी चाहिए, खुशी इस बात की कि हाल ही के समय में एग्रीकल्चर में हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया तो प्रश्न आना चाहिए कि आखिरकार एक्सपोर्ट बढ़ा क्यों। तो एक्सपोर्ट बढ़ने का रीज़न ये था कि जो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ थे वहाँ पर किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर की एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि कोविड-19 वहाँ पे फैल चुका था। तो कोविड-19 के सिचुएशन में वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ ने अपना यहाँ प्रोडक्शन को न बढ़ाकर दूसरे देशों से इंपोर्ट किया माल को, यानी कि आयात किया, और उन दिशा में इंडिया के सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को उन्होंने इंपोर्ट किया। बट वही प्रॉब्लम कि जब इंडिया के प्रोडक्ट्स को उन्होंने इंपोर्ट किया तो इन्होंने इस पर कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, कई प्रकार की शुल्क लगा दी और कई प्रकार की बातें भी सुना दी कि साहब इस पे एक तरीके का फंगस लगा होता है, इस पे ये रोग है, इससे विषाणु फैल सकता है, ये सारी बातें वो बतानी शुरू कर दी। तो यही राइटर कहना चाह रहे हैं कि इंडिया को इन सभी प्रॉब्लम को कैसे दूर करना चाहिए, चाहे वो बायलैटरल हो या मल्टीलैटरल हो, या फिर उनके ऑफिसर्स से बात करनी चाहिए, या फिर अपने आप को या हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे राइटर ने बताने की कोशिश की है। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं सारी बातों को यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें, क्लियर। तो यहाँ पे ये कहा गया है, कुछ डाटा दिया गया है, उस डाटा का आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको अभी आंसर राइटिंग जब कराएंगे, इसी में एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है, तो वहाँ आप इसका उपयोग कर सकते हैं कि हमने 2,74,000 करोड़ से भी ज़्यादा के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है, जो कि हमारा पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही हमने यहाँ पे कई प्रकार से यानी कि मोटे अनाजों की भी वृद्धि की है, और न केवल हमने मोटे अनाज वृद्धि की बल्कि हमारे यहाँ का जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसको भी हमने प्रमोट किया है, जिसमें चाहे हमारी सब्जियाँ हों, बीज हों, ताज़े फल हों, दलहन हो, इन सबको हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट करने की शुरुआत की है, ठीक है। अब बात आती है कि जब इंडिया ने ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की तो इन एक्सपोर्ट में आने वाली चुनौतियों को कैसे डील किया गया, किस तरीके के कॉजेज़ को अपनाया गया जिससे हम उनके मानकों पर खरे उतर सके। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था एपीडा ने, मतलब एग्रीकल्चर और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण ने। उसने क्या किया कि जितने भी व्यापारी होते थे, जितने एक्सपोर्ट करने वाले पर्सन होते थे, उनकी मीटिंग बुलाई, सबके साथ में एक मानक स्टैंडर्ड तैयार किया, सबके प्राइस को एक साथ रेगुलेट किया, और जितने भी डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ से अप्रूवल लेनी होती थी उनको क्लियरेंस के लिए कहा कि आप जल्द से जल्द क्लियरेंस प्रोवाइड कराइए। और इसी से क्या हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लगा।
उन्होंने ये भी देखा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स थे उनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब वर्ल्ड के मार्केट में वो जाएं तो एक तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। ठीक है, और इसके साथ सरकार के द्वारा जो नई एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट की पॉलिसी आई है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि 2022 तक हम जो किसान हैं उनकी इनकम को डबल कर सकें, वो भी कहीं ना कहीं सहायक हुई। इस एग्रीकल्चर पॉलिसी में सरकार ने क्या किया, इस एग्रीकल्चर पॉलिसी में सरकार ने एक कॉन्सेप्ट लाई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि सरकार उन वस्तुओं पर या उन खाद्य पदार्थों पर रियायत प्रोवाइड कराएगी, शुल्क की छूट देगी, जो कि निर्यात को बढ़ावा देने में सहायक है। जैसे हमारे यहाँ मीट मांस वगैरह का जो उद्योग है, ठीक है, हमारे यहाँ दुग्ध उद्योग है, तो इसमें सरकार छूट देने की कोशिश करती है। जैसे आपने सुना होगा कि 2020 के टाइम पीरियड पे किसान रेल की शुरुआत की गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसान जो एक राज्य से दूसरे राज्य में दूध का निर्यात कर सकें काफ़ी तेज़ी से। ठीक है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने कोशिश की हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या इतने प्रयास कर लेने से हमारा एक्सपोर्ट परमानेंट बना रहेगा? बिल्कुल भी नहीं बना रहेगा। क्यों नहीं बना रहेगा? क्योंकि हमारे इस एक्सपोर्ट करने में अभी भी कई बेसिक चीज़ों की कमी है। वो बेसिक चीज़ें कौन हैं? एक तो कमी ये है कि हमारे यहाँ जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं वो काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, अपेक्षाकृत अन्य देशों के, जैसे फिलीपींस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, वहाँ की कंट्री क्या करती हैं, फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती हैं। आप में से कई सारे बच्चों को लग रहा होगा, सर फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे इस समय आम का सीजन चल रहा है। ठीक है, तो क्या किया कि आम मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में उत्पादित हो रहा है, तो हमने आम का अचार बना लिया, आम की हमने चटनी बना ली, हमने आम का एक तरीके से क्या बना लिया, जैम बना लिया, या हमने आम का जूस बना लिया, फ्रूटी बना दी। इसको बोलते हैं प्रसंस्करण, मतलब मूल उत्पाद की अवस्था को चेंज करके उसकी लाइफ को बढ़ा देना, वो होता है प्रसंस्करण। ठीक है, आपने देखा होगा डिब्बे वाले दूध सबसे ज़्यादा फॉरेन कंट्री में ही यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो उस दूध को पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे उस दूध की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वही चीज़ें यहाँ पे कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि सरकार को अपने जो फूड प्रोसेसिंग सिस्टम है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इन्वेस्टमेंट पर। साथ ही सरकार प्रयोगशाला पे, रिसर्च पे पैसा इन्वेस्ट करे, और साथ ही सरकार को जो फॉरेन कंट्री के लीडर्स हैं उनके साथ बायलैटरल और मल्टीलेटरल बातें करें और कोशिश करें कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड लेवल पर जो जीआई टैग जिनको प्राप्त है वो एक तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। और जब सरकार ये सारी चीज़ें कर लेगी, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को मान लेगी, तब होगा क्या? तब हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ जाएगी, जो हमारा रूरल सेक्टर है वो भी काफ़ी प्रॉस्पर हो जाएगा, और हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या आ रही वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि माना ये जा रहा है कि 2026-27 के आसपास अगर हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ऐसा ही बना रहा तो हम लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा रोजगार के अवसर जनरेट कर सकते हैं एग्रीकल्चर से ही। क्लियर? तो अर्थात आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोविड-19 के बाद भारत का कृषि निर्यात बढ़ा है, हालांकि अभी भी कई चुनौतियां शेष हैं, अतः सरकार को इन चुनौतियों से निपटने के लिए कौन कौन से सकारात्मक उपाय अपनाने की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। क्लियर? आप इस प्रश्न का उत्तर लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करें, फिर हम उस उत्तर को चेक करेंगे और उसमें कई सारी नई स्कीम, कई सारे नए पॉइंट वहाँ पे ऐड करेंगे। हालांकि हम आपको जो 2 क्वेश्चन देते हैं डेली, उसमें से अब की बार आज ये क्वेश्चन एक जरूर रहेगा। इसका फ्रेम भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है और इसकी पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, आप वहाँ पर जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो साइड में आर्टिकल हैं आपके, संक्रमण का दायरा बिल्कुल वही कोविड-19 का दिया है, अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कोविड-19 से हम क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये हमारा एथिक्स का होता है कि धैर्य इंसान के अंदर होना चाहिए, खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के अंदर पैसेंस जरूर होना चाहिए। यही सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं कि माता पिता अपने बच्चों को कैसे इन सारी चीज़ों के बारे में करेंगे। फिर आता है घरेलू हिंसा के बारे में, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब हम आपको वुमेन से रिलेटेड इशू पढ़ाएंगे, आर्टिकल्स पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे घरेलू हिंसा के इस एंगल को और यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे उनको कवरअप करा देंगे। क्लियर?
उम्मीद है आपको आज का आर्टिकल समझ में आया होगा। साथ ही आप समझ गए होंगे कि वास्तव में वेस्ट एशिया क्या है, वहाँ पे इंडिया की डिप्लोमेसी कैसे काम कर सकती है, कैसे वहाँ पे पीस को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। साथ ही ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, और इसके अलावा आपने ये भी सीखा कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के संदर्भ में कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, उनको कैसे वेव ऑफ किया जा सकता है, और कैसे गवर्नमेंट कई कई इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट करके फार्मर्स की जो इनकम है उनको डबल कर सकती है, रोजगार को बिल्ड कर सकती है, और साथ ही ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनको प्रॉस्पर भी बना सकती है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट अगले दिन नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।